हेलो एवरीवन, मैं संदीप सर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनिष्क एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का इतिहास। कलचुरी वंश जो कि छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश था। बाण वंश के शासक विक्रमादित्य को पराजित करने के पश्चात कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ में लगभग 741 वर्षों तक शासन किया। इस बीच में कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ को सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक सभी तौर पर उन्नत किया। इसलिए ही कलचुरियों के शासनकाल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का इतिहास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में रायपुर के कलचुरी व रतनपुर के कलचुरी के सभी शासकों के बारे में डिटेल में जानेंगे और उन सभी पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ को बारीकी से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को भी तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का इतिहास और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की ओर ताकि आप अपने नोट्स साथ में तैयार कर सकें। भारत में कलचुरियों ने 550 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक शासन किया। भारत में कलचुरी वंश की स्थापना वामन राजदेव ने की तथा इस वंश के आदि पुरुष कृष्ण राजदेव को माना जाता है। कृष्ण राजदेव ने ही त्रिपुरी में कलचुरी वंश की नींव रखी और इन्हीं त्रिपुरी के कलचुरियों की लाहौरी शाखा ने छत्तीसगढ़ में अपना राज्य स्थापित किया। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना के साथ ही छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का शासन रहा 1000 ईस्वी से लेकर 1741 ईस्वी तक। मैंने अभी आपको बताया कि भारत में कलचुरियों ने 550 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक शासन किया था, जबकि छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का शासन रहा 1000 ईस्वी से 1741 ईस्वी तक। त्रिपुरी के कलचुरी शासक कोकल प्रथम के पुत्र शंकरगढ़ मुग्धतुंग द्वितीय ने छत्तीसगढ़ के बाणवंशी शासक विक्रमादित्य को पराजित कर पाली प्रदेश पर कब्जा कर लिया। मैंने इसके पहले वाले वीडियो जब हमने छत्तीसगढ़ में बाण वंश के बारे में अध्ययन किया था उसमें बताया था कि छत्तीसगढ़ में बाण वंश की राजधानी थी पाली प्रदेश कोरबा और इसके अंतिम शासक थे विक्रमादित्य। तो शंकरगढ़ मुग्धतुंग द्वितीय जो त्रिपुरी के कलचुरी शासक थे उन्होंने बाण वंश के अंतिम शासक विक्रमादित्य को पराजित किया और पाली प्रदेश कोरबा पर कब्जा कर लिया। शंकरगढ़ ने अपने भाई कलिंगराज को छत्तीसगढ़ में नियुक्त किया। कलिंगराज छत्तीसगढ़ कलचुरी वंश के पहले शासक माने जाते हैं। तो यही कलिंगराज को शंकरगढ़ ने छत्तीसगढ़ में नियुक्त किया और इस कलिंगराज ने तुम्माड़ पे अपनी राजधानी बनाई। ये इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ कलचुरी वंश के पहले शासक कलिंगराज और इनकी राजधानी जो थी तुम्माड़। इसके बाद राजधानी परिवर्तन भी हुई जिसे हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि शंकरगढ़ मुग्धतुंग द्वितीय ने विक्रमादित्य को पराजित करके अपने भाई कलिंगराज को छत्तीसगढ़ में नियुक्त किया और कलिंगराज ने अपनी राजधानी बनाई तुम्माड़। कलचुरियों की दो शाखाएं छत्तीसगढ़ में स्थापित हुई, रतनपुर शाखा व रायपुर शाखा। तो पहले हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की रतनपुर शाखा के बारे में कि छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की रतनपुर शाखा में कौन कौन से शासक हुए, उनके संबंध में कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं और उनका क्रम मैंने स्क्रीन पर आप यहाँ पर नोट कर दिया है। छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की रतनपुर शाखा से जितने भी शासक हैं इनका क्रम याद रखने से आपको इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को रटने में काफ़ी आसानी होगी। रतनपुर शाखा के पहले शासक थे कलिंगराज जो कलचुरी वंश के रतनपुर शाखा के संस्थापक भी थे। उसके बाद शासक थे कमलराज, फिर रत्नदेव प्रथम, फिर पृथ्वीदेव प्रथम, फिर जाजलदेव, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, फिर है जाजलदेव द्वितीय, उसके बाद है जगतदेव और रत्नदेव तृतीय। यहाँ पर एक ट्रिक है जिससे आप कलचुरी वंश के रतनपुर शाखा के जो शुरू के जो 10 शासक थे इनका क्रम आप याद रख सकते हैं। ट्रिक है कली कमल की रत्न बनकर पृथ्वी पर जा गिरी। कली जो ब्लू कलर में जो आप दिखाई दे रहे हैं, है ना, जो शब्द ब्लू कलर में है वही आपके ट्रिक में काम आएंगे और उसी से ही आपको याद रखना है शासकों के नाम। जैसे कली से आपको याद रखना है कलिंगराज, कमल से कमलराज, रत्न से रत्नदेव, पृथ्वी से पृथ्वीदेव और जा से जाजलदेव। तो कली कमल की रत्न बनकर पृथ्वी पर जा गिरी, जिसमें कली से कलिंगराज, फिर कमलराज, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजलदेव प्रथम। उसके बाद फिर रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजलदेव द्वितीय। उसके बाद रत्नदेव तृतीय। बीच में एक शासक आते हैं जगतदेव, लेकिन यहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं बनते, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, एक स्टोरी में है, मैं आपको बताऊंगा आगे। बाकी अगर आपको क्रम याद रखना है तो यही है कलिंगराज, कमलराज, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजलदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय और जाजलदेव द्वितीय, उसके बाद रत्नदेव तृतीय। यहाँ से आपको ये रत्नदेव तृतीय तक के शासक का क्रम याद रखने में आसानी होगी। जैसे आप एक स्टोरी की तरह भी धीरे से आप इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को याद रख सकते हैं।
इसके रत्नदेव तृतीय के बाद के जो शासक थे उसके बाद आते हैं प्रतापमल, बहारेंद्र शाह, कल्याण शाह, तख्त सिंह, राज सिंह, रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह। इसके लिए भी एक ट्रिक है। रत्नदेव तृतीय तक के लिए ट्रिक बता दिया कि कली कमल की रत्न बनकर पृथ्वी पर जा गिरी, लेकिन उसके बाद प्रतापमल से लेकर मोहन सिंह तक के लिए दूसरा ट्रिक है, प्रताप का अंधकार से बाहर आकर कल्याण हुआ, फिर तख्त पर बैठकर राज किए रघु मोहन के संग। तो यहाँ से आपको याद रखना है प्रताप, प्रताप से आपको याद रखना है प्रतापमल। अंधकार, अंधकार यहाँ पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि प्रतापमल के बाद अंधकार युग आया। आगे हम स्टोरी में पढ़ेंगे कि अंधकार युग के बारे में, लेकिन अभी आपको बता रहा हूँ कि अंधकार से भी यहाँ की रतनपुर के कलचुरियों की एक घटना जुड़ी हुई है, इसलिए यहाँ पर अंधकार शब्द का प्रयोग किया गया है। तो प्रताप से आता है प्रतापमल, बाहर से बहारेंद्र शाह, कल्याण शाह, तख्त से तख्त सिंह, राज सिंह, रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह। तो ये दो ट्रिक, पहला ट्रिक कली कमल की रत्न बनकर पृथ्वी पर जा गिरी और दूसरा ट्रिक प्रताप का अंधकार से बाहर आकर कल्याण हुआ, फिर तख्त पर बैठकर राज किए रघु मोहन के संग। और इस दोनों ट्रिक को अगर आप याद रख लेते हैं तो छत्तीसगढ़ के कलचुरियों की रतनपुर शाखा के सभी शासक के क्रम आपको याद हो जाएंगे, और उसके बाद जब भी हम आगे इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे वह रटने में आपको आसानी होगी। छत्तीसगढ़ में रतनपुर के कलचुरियों में पहले शासक थे कलिंगराज, जिन्होंने 1000 से लेकर 1020 ईस्वी तक शासन किया। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है कलिंगराज को, और कलिंगराज ने अपनी राजधानी बनाई तुम्बाड़ बिलासपुर में। कलिंगराज से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य यह है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि इसका निर्माण कार्य कि चैतुरगढ़ में महामाया मंदिर का निर्माण करवाया इन्होंने। कलिंगराज ने चैतुरगढ़ में महामाया मंदिर का निर्माण करवाया, जिसका वर्णन अलबरूनी की रचना में मिलता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आपको याद रखना है कलिंगराज के बारे में। कलिंगराज के बारे में 3 पॉइंट: कलिंगराज कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक, राजधानी तुम्बाड़ बिलासपुर और चैतुरगढ़ में महामाया मंदिर का निर्माण। कलिंगराज के बाद कलिंगराज के पुत्र कमलराज रतनपुर के त्रिपुरी वंश के अगले शासक बने, जिन्होंने 1020 से 1045 ईस्वी तक शासन किया। कमलराज ने त्रिपुरी के कलचुरी शासक गोंगदेव के स्वामित्व को स्वीकार कर गोंगदेव की उड़ीसा अभियान में सहायता की। इस अभियान में उत्कल नरेश को पराजित किया था। आपको कमलराज के बारे में सिर्फ यही पॉइंट याद रखना है कि त्रिपुरी के कलचुरी शासक गोंगदेव को उन्होंने उड़ीसा अभियान में सहायता की थी। कमलराज के पुत्र रत्नदेव प्रथम अगले शासक बने। रत्नदेव प्रथम 1045 से 1065 ईस्वी तक शासन किए। रत्नदेव प्रथम से संबंध में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि इन्होंने राजधानी परिवर्तन कर दिया। कलिंगराज ने जो राजधानी तुम्बाड़ में बनाई थी अपनी राजधानी, तो रत्नदेव प्रथम ने तुम्बाड़ से अपनी राजधानी ले गए रतनपुर। रत्नदेव नाम से स्पष्ट है, आप याद रख सकते हैं कि कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रतनपुर को अपनी राजधानी किसने बनाई कलचुरी वंश में, तो आपका आंसर होगा रत्नदेव प्रथम। और रत्नदेव प्रथम का निर्माण कार्य में है रतनपुर में महामाया मंदिर, तुम्बाड़ में शिव मंदिर और लाफागढ़ कोरबा में महिषासुर मर्दनी का मंदिर। इसके संबंध में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इन्होंने सर्वाधिक तालाब खुदवाए, इसलिए रतनपुर को तालाबों की नगरी कहा गया है। और रत्नदेव के शासनकाल में रतनपुर नगर की संपन्नता को देखकर रतनपुर को कुबेरपुर कहा जाता था। रत्नदेव प्रथम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। आपको याद रखना है कि राजधानी परिवर्तन जो किए थे तुम्बाड़ से लेकर से रतनपुर, वो रत्नदेव प्रथम ने किया था। रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर में महामाया मंदिर, तुम्बाड़ में शिव मंदिर और महिषासुर मर्दनी मंदिर लाफागढ़ कोरबा में बनाया। सर्वाधिक तालाब खुदवाए और रतनपुर को तालाबों की नगरी कहा गया है, और रत्नदेव प्रथम के समय ही रतनपुर को कुबेरपुर कहा गया है। रत्नदेव प्रथम के उत्तराधिकारी बने पृथ्वीदेव प्रथम, जिन्होंने 1065 से 1095 तक शासन किया। पृथ्वीदेव प्रथम को सकल कोसलाधिपति की उपाधि दी गई है। कलचुरी शासकों में यदि सकल कोसलाधिपति की उपाधि दी गई है पृथ्वीदेव प्रथम को। सकल कोसलाधिपति से याद आया कि छत्तीसगढ़ में एक और शासक हैं जिन्हें सकल कोसलाधिपति की उपाधि दी गई थी। यदि आपने हमारे छत्तीसगढ़ के पांडुवंश वाले वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें हमने आपको बताया था कि पांडुवंशी शासक महाशिव तितरदेव ने भी सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। तो छत्तीसगढ़ के 2 ऐसे शासक हैं जिन्हें सकल कोसलाधिपति की उपाधि मिली है। पहला है पांडुवंशी शासक महाशिव तितरदेव और दूसरा है कलचुरी वंश के शासक पृथ्वीदेव प्रथम। तो पृथ्वीदेव प्रथम के से संबंधित कुछ निर्माण कार्य हैं। तुम्बाड़ में पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर नाम से स्पष्ट है, तो तुम्बाड़ में पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था पृथ्वीदेव प्रथम ने। और चित्तौड़गढ़ या लाफागढ़ का किला,
यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। चित्तौड़गढ़ का किला किसने बनवाया था, जिसका उत्तर होगा पृथ्वीदेव प्रथम। और रतनपुर में सबसे विशाल तालाब का निर्माण किसने करवाया था, रतनपुर में सबसे विशाल तालाब का निर्माण करवाया था पृथ्वीदेव प्रथम ने। रतनपुर में सर्वाधिक तालाब का निर्माण करवाया था रत्नदेव प्रथम ने, लेकिन सबसे विशाल तालाब का निर्माण करवाया था पृथ्वीदेव प्रथम ने। पृथ्वीदेव प्रथम के पुत्र जाजलदेव प्रथम उनके उत्तराधिकारी बने, जिन्होंने 1090 से 1120 ईस्वी तक शासन किया। कलचुरी वंश का सबसे शक्तिशाली राजा, जिसे गज शार्दुल की उपाधि दी गई थी, गज शार्दुल की उपाधि किसे दी गई थी, गज शार्दुल की उपाधि दी गई थी जाजलदेव प्रथम को। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा कि सकल कोसलाधिपति की उपाधि किसे दी गई थी, सकल कोसलाधिपति की उपाधि दी गई थी पृथ्वीदेव प्रथम को, और गज शार्दुल की उपाधि दी गई जाजलदेव प्रथम। ऐसे कंपेयर करके आपको याद रखना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कलचुरी वंश के सबसे शक्तिशाली राजा जाजलदेव प्रथम थे, जिसे गज शार्दुल की उपाधि दी गई थी। इन्होंने अपने नाम पर जाजलपुर शहर बसाया, जिसे हम अभी वर्तमान में जांजगीर के नाम से जानते हैं। जांजगीर से आपको याद रखना है जाजलदेव प्रथम। बस्तर के छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर देव को पराजित किया। हम इसके बारे में डिटेल में बस्तर के छिंदक नागवंश वाले वीडियो में पढ़ेंगे, शायद हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में ही। अभी आपको बस इतना ही याद रखना है कि जाजलदेव प्रथम ने बस्तर के छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर देव को पराजित किया था, और सोने के सिक्के में श्रीमद जाजलदेव और गज शार्दुल अंकित करवाया था। श्रीमद जाजलदेव तो उनका नाम ही था, इससे आपको याद रहेगा। और गज शार्दुल, क्योंकि वो सबसे शक्तिशाली राजा थे, इसलिए इन्हें गज शार्दुल की उपाधि दी गई थी, तो सोने के सिक्कों में इन्होंने गज शार्दुल अंकित करवाया था। और कोरबा के पाली में स्थित शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, यदि आपने बाण वंश वाले वीडियो देखे होंगे, जिसमें हमने आपको बताया था कि कोरबा के पाली में स्थित शिव मंदिर का निर्माण करवाया था बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने, और इसका जीर्णोद्धार अर्थात पुनर्निर्माण करवाया जाजलदेव प्रथम ने। अब जानते हैं द्वितीय वाले शासकों के बारे में। द्वितीय वाले शासकों के बारे में मतलब अभी तक जो हम शासक देखे वह उनके नाम के आगे प्रथम आ रहा था, जैसे कि रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम और जाजलदेव प्रथम। अब इसके बाद वापस रिपीट होते हैं, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय और जाजलदेव द्वितीय। मैंने आपको ट्रिक बताया था, कली कमल की रत्न बनकर पृथ्वी पर जा गिरी, इस ट्रिक पे। तो देखते हैं रत्नदेव द्वितीय के बारे में। रत्नदेव द्वितीय ने त्रिपुरी के कलचुरियों से अपने आप को अलग कर लिया। अभी तक के जो शासक थे रत्नदेव द्वितीय के पहले तक के शासक, वह त्रिपुरी के जो मुख्य शाखा थी, मतलब कलचुरियों की जो मुख्य शाखा थी, वह त्रिपुरी में थी, तो जिनके अधीन शासन कर रहे थे। जो शासक अभी तक हमने पढ़ा, कलिंगराज, कमलराज, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम और जाजलदेव प्रथम, मतलब प्रथम तक के जो शासक थे वह त्रिपुरी के जो कलचुरी थे उनके अधीन छत्तीसगढ़ में शासन कर रहे थे। लेकिन रत्नदेव द्वितीय ने त्रिपुरी के कलचुरी से अपने आप को अलग कर लिया कि मैं अब आपके अधीन काम नहीं करूंगा, मैं स्वतंत्र रूप से काम करूंगा, ऐसा करके। तो जिसके कारण नाराज होकर त्रिपुरी के जो शासक थे गया कर्णा ने रतनपुर पर आक्रमण कर दिया, लेकिन इसमें गया कर्णा की हार हो गई और रत्नदेव द्वितीय विजयी रहे। और इसी तरह छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र कलचुरी वंश की स्थापना हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र कलचुरी वंश की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी, जिसका उत्तर होगा रत्नदेव द्वितीय के शासनकाल में। और रत्नदेव द्वितीय के सामंत वल्लभराज ने कोटगढ़ में तालाब का निर्माण करवाया और अकलतरा में सूर्यपुत्र रेवंत का मंदिर बनवाया। रत्नदेव द्वितीय ने गंगवंशी शासक अनंतवर्मन चोडगंग को पराजित किया। और रत्नदेव द्वितीय विद्या प्रेमी और कला प्रेमी थे। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स रत्नदेव द्वितीय के बारे में। रत्नदेव द्वितीय के पुत्र पृथ्वीदेव द्वितीय उनके उत्तराधिकारी बने। कलचुरियों के प्राप्त अभिलेखों में सर्वाधिक अभिलेख पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में ही मिलते हैं। पृथ्वीदेव द्वितीय ने चांदी का छोटा सिक्का चलाया था और पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल, ये याद रखना है आपको, पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल ने विलास तुंग द्वारा निर्मित राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, जिसकी जानकारी राजिम के शिलालेख में मिलती है। विलास तुंग के बारे में हमने हमारे नल नागवंश वाले वीडियो में जाना था कि विलास तुंग नल नागवंश के शासक थे, जिन्होंने 7वीं सदी में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसी राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल ने। तो ये नाम जगतपाल पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति थे और इन्होंने राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वीदेव द्वितीय के मंत्री और सेनापति जगतपाल, जिसके बारे में भी हमने आपको बताया, ने सराहगढ़ अर्थात सारंगगढ़, काकराय अर्थात कांकेर और भ्रमरगुट अर्थात बस्तर को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया था। इसलिए ऐसा माना जाता है कि कलचुरी साम्राज्य का जो सर्वाधिक विस्तार हुआ था वह पृथ्वीदेव द्वितीय के समय ही हुआ था। पृथ्वीदेव द्वितीय ने रतनपुर में
रतनपुर किले का निर्माण करवाया, जिसे गज किला के नाम से जाना जाता है। तो रतनपुर में गज किला का निर्माण करवाया था पृथ्वीदेव द्वितीय ने। पृथ्वीदेव द्वितीय के संबंध में यही सब महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपको याद रखना है जगतपाल, जिन्होंने राजीवलोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, और कलचुरी साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ पृथ्वीदेव द्वितीय के शासन में, और पृथ्वीदेव द्वितीय ने ही रतनपुर में गज किले का निर्माण करवाया था। पृथ्वीदेव द्वितीय के पुत्र जाजल्यदेव द्वितीय रतनपुर के कलचुरी वंश के अगले शासक बने। जाजल्यदेव द्वितीय ने एक युद्ध लड़ा त्रिपुरी के कलचुरी शासक जयसिंह के साथ। हमने आपको बताया था कि रत्नदेव द्वितीय के समय रत्न द्वितीय ने त्रिपुरी के कलचुरियों से अपने आप को अलग कर लिया था, स्वतंत्र कर लिया था, और छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र कलचुरी वंश की स्थापना की थी। इसलिए उस समय से ही त्रिपुरी के कलचुरियों छत्तीसगढ़ के कलचुरियों के मध्य युद्ध छिड़ता रहा। जाजल्यदेव द्वितीय ने भी एक युद्ध लड़ा त्रिपुरी के कलचुरी शासक जयसिंह के साथ, जिसमें वापस फिर से जयसिंह पराजित हुए और वापस लौट गए। और यह युद्ध जो हुआ था शिवरी नारायण के मध्य हुआ था। इसकी जानकारी शिवरी नारायण अभिलेख में मिलती है। जाजल्यदेव द्वितीय ने शिवरी नारायण में चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण करवाया था। शिवरी नारायण में चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण करवाया था जाजल्यदेव द्वितीय ने। और जाजल्यदेव द्वितीय ने सबसे कम समय तक राज्य किया था, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो जाजल्यदेव द्वितीय का जो शासनकाल था वह था 1165 से लेकर 1168 ईस्वी तक, मतलब सिर्फ 3 साल। तो जाजल्यदेव द्वितीय के बाद जो अगले शासक बने वो बने थे इनके भाई जगतदेव। जाजल्यदेव की आकस्मिक मृत्यु के पश्चात रतनपुर में अशांति फैल गई, जिससे कारण उनके भाई जगतदेव ने शासन अपने हाथों में लिया। जगतदेव उड़ीसा के गंग शासक का दमन करने के लिए निकले, लेकिन वापस नहीं आए। इनके बारे में कोई खास पॉइंट नहीं है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, बस आपको इतना ही बात याद रखना है। अब चलते हैं अगले शासक रत्नदेव तृतीय की ओर, जो जगतदेव के पुत्र थे। रत्नदेव तृतीय ने उड़ीसा के ब्राह्मण गंगाधर राव को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, जिन्होंने खरौद के लखनेश्वर मंदिर में मंडप बनाकर इसका जीर्णोद्धार करवाया था। रत्नदेव तृतीय का उल्लेख खरौद के लखनेश्वर मंदिर की दीवार पर जेड शिलालेख से मिलती है। खरौद के लखनेश्वर मंदिर के बारे में हमने छत्तीसगढ़ में रामायण काल वाले वीडियो में जाना था कि लक्ष्मण ने खरौद में लखनेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, और इसी जिसे चौलखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और इसी खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का मंडप बनाकर इसे जीर्णोद्धार करवाया था रत्नदेव तृतीय के प्रधानमंत्री ब्राह्मण गंगाधर राव ने। और रत्नदेव तृतीय का जो उल्लेख जो मिलता है इसी खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर की दीवार पर जेड शिलालेख में मिलती है। रत्नदेव तृतीय ने रत्नपुर में लखनी देवी या एक वीरा मंदिर का निर्माण करवाया था। ये याद रखना है कि रतनपुर में लखनी देवी या एक वीरा मंदिर का निर्माण करवाया था रत्नदेव तृतीय ने। यहाँ पर पूरे हुए हमने आपको जो ट्रिक बताया था कि कली कमल की रत्न बनकर पृथ्वी पर जा गिरी, इस ट्रिक में जितने शासकों का उल्लेख था इन सभी शासकों के बारे में। इसके बाहर का जो ट्रिक है वह ट्रिक है प्रताप का अंधकार से बाहर आकर कल्याण हुआ, फिर तख्त पर बैठकर राज किए रघुमोहन के संग। तो इस ट्रिक के में जो पहले जो शासक आते हैं वह थे प्रताप का अंधकार से बाहर आकर कल्याण हुआ, अर्थात प्रताप से प्रतापमल। प्रतापमल ने तांबे के षटकोणाकार सिक्के चलाए, जिसमें सिंह और कटार की आकृति बनवाई। प्रतापमल के बाद के शासकों का इतिहास लिखित रूप से नहीं मिलता, इसलिए इस समय को कई विद्वानों ने अंधा युग अर्थात अंधकार युग कहा है। लगभग 1222 से 1480 तक 258 वर्षों तक का समय रहा। मैंने आपको ट्रिक में बताया था कि प्रताप का अंधकार से बाहर आकर कल्याण हुआ, तो ये जो अंधकार शब्द का प्रयोग यहाँ पर इसलिए ट्रिक में किया गया है क्योंकि अंधकार से प्रतापमल के पश्चात अंधकार युग आता है, अंधा युग, और जिसके पश्चात आता है प्रताप का अंधकार से बाहर आकर बहारेंद्र शाह। तो अब हम इसके बाद जो प्रतापमल के बाद 258 वर्ष का अंधा युग चला था, अंधकार युग, जिसके बारे में कोई लिखित रूप से कोई साक्ष्य नहीं मिलता, इसके पश्चात हम अब जानेंगे बहारेंद्र शाह के बारे में। बहारेंद्र शाह ने अपनी राजधानी रतनपुर से स्थानांतरित कर कोसगई कर दी। कोसगई का मंदिर व चैतुरगढ़ का किला बनवाया। बहारेंद्र शाह अभी तक राजधानी परिवर्तन किसने किया था? सबसे पहले तो राजधानी कलिंग राज ने तुम्माड़ में बनाई थी, फिर तुम्माड़ से रत्नदेव प्रथम ने अपनी राजधानी ले गए थे रतनपुर, तो वहाँ से रतनपुर से अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी बहारेंद्र शाह ने कोसगई में, कोसंगा, और कोसगई का मंदिर व चैतुरगढ़ का किला बनवाया। बहारेंद्र शाह के बाद अगले शासक बने कल्याण शाह। प्रताप का अंधकार से बाहर आकर कल्याण हुआ, तो कल्याण से कल्याण शाह। कल्याण शाह जहांगीर के समकालीन थे, और छत्तीसगढ़ के गोपल्ला गीत के अनुसार जहांगीर ने इन्हें 8 वर्षों तक नज़रबंद किया था। यह है महत्वपूर्ण पॉइंट कि छत्तीसगढ़ के गोपल्ला गीत में किस कलचुरी शासक का उल्लेख मिलता है, जिसका उत्तर है कल्याण शाह, और कल्याण शाह जहांगीर के समकालीन इन्हें माना जाता है। कल्याण शाह ने राजस्व की जमाबंदी प्रणाली की शुरुआत की थी छत्तीसगढ़ में, और इसी राजस्व की जमाबंदी प्रणाली के आधार पर ही छत्तीसगढ़ के प्रथम बंदोबस्त अंग्रेज
अधिकारी मिस्टर चिस्म ने प्रदेश को 36 गढ़ों में विभाजित किया था। शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ और शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 गढ़। शिवनाथ नदी के उत्तर में जो 18 गढ़ थे उनका मुख्यालय बनाया रतनपुर को, और शिवनाथ नदी के दक्षिण में जो 18 गढ़ थे उनका मुख्यालय बनाया रायपुर को। तो यहाँ से छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी की जो अभी तक एक ही शाखा चल रही थी, रतनपुर शाखा, जिसको हम पढ़ रहे थे, यहाँ से 2 शाखा में विभाजित हो जाती है, रतनपुर शाखा और रायपुर शाखा। हम रतनपुर शाखा के सभी शासकों के बारे में जानने के पश्चात रायपुर शाखा के शासकों के बारे में भी जानेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है जिसका मैंने नोट में उल्लेख कर दिया है कि अबू फजल की आईने अकबरी में वर्णन है कि कल्याण साय अकबर के दरबार में टोडरमल के साथ 8 वर्ष तक रहे। छत्तीसगढ़ गोपल्ला गीत में यह उल्लेख है कि जहांगीर ने कल्याण साय को 8 वर्षों तक नजरबंद करके रखा था, लेकिन अबू फजल की आईने अकबरी में वर्णन है कि कल्याण साय अकबर के दरबार में टोडरमल के 7-8 वर्ष रहे। तो ये बात आपको याद रखनी कि गोपल्ला गीत के बारे में पूछ रहा है कि अबू फजल के आईने अकबरी के बारे में पूछ रहा है। जो भी है, दोनों में आपको कल्याण साय के बारे में उल्लेख रहा है। अगले जो शासक थे वो थे तख्त सिंह। तख्त सिंह मुगल सम्राट औरंगजेब के समकालीन थे। इन्होंने तख्तपुर शहर बसाया। तख्त सिंह के पश्चात अगले शासक थे राज सिंह। राज सिंह के दरबारी कवि गोपाल मिश्र थे, जिन्होंने अपनी रचना खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है। और राज सिंह ने रतनपुर में बादल महल बनवाया था। याद रखना है आपको कि राज सिंह के दरबारी कवि थे गोपाल मिश्र। कभी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गोपाल मिश्र किस कलचुरी शासक के दरबारी कवि थे, जिसका उत्तर होगा राज सिंह। और गोपाल मिश्र ने ही अपनी रचना खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है। राज सिंह के पश्चात रघुनाथ सिंह ने शासन किया 1712 से लेकर 1745 तक। रघुनाथ सिंह कलचुरी वंश के रतनपुर शाखा के अंतिम स्वतंत्र शासक थे, क्योंकि रघुनाथ सिंह के समय ही 1741 में बिंबाजी भोसले के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर अपने 30,000 सैनिकों के साथ आक्रमण कर दिया था, जिसमें रघुनाथ सिंह की हार हो गई थी। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में रतनपुर शाखा के कलचुरी वंश का अंत और मराठा शासन प्रारंभ हुआ था। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के जो रतनपुर शाखा के अंतिम स्वतंत्र जो शासक थे वह रघुनाथ सिंह थे, क्योंकि रघुनाथ सिंह के समय ही मराठों ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण कर दिया था और यहाँ से मराठा शासन स्टार्ट होता है। लेकिन रघुनाथ सिंह के पश्चात उनके जो उत्तराधिकारी थे मोहन सिंह, छत्तीसगढ़ में शासन किया कलचुरी वंश के शासकों के रूप में। लेकिन ये जो थे वो मराठों के अधीन शासन किए थे। रघुनाथ सिंह मराठों के अधीन नहीं थे, इन्होंने मराठों से युद्ध किया था लेकिन इनकी हार हो गई थी। लेकिन मोहन सिंह मराठों के अधीन शासन किए थे, जो 1745 से लेकर 1757 तक थे। कलचुरियों की समाप्ति का जो षड्यंत्र था वह मोहन सिंह ने ही रचा था और मराठों को आक्रमण हेतु मोहन सिंह ने ही आमंत्रित किया था। 1745 में रघुनाथ सिंह की मृत्यु के पश्चात मराठों ने मोहन सिंह को अपने अधीन शासक नियुक्त किया था। 1757 में मोहन सिंह की मृत्यु के पश्चात रतनपुर पर प्रत्यक्ष रूप से मराठों का शासन स्थापित हो गया था और साथ ही रतनपुर पर कलचुरियों का शासन समाप्त हो गया। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि रतनपुर के कलचुरियों में अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था, तो जिसका उत्तर होगा रघुनाथ सिंह। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रतनपुर के कलचुरियों के अंतिम शासक कौन थे, तो जिसका उत्तर होगा मोहन सिंह, क्योंकि मोहन सिंह ने मराठों के अधीन शासन किया था। तो ये स्वतंत्र शासक नहीं थे। स्वतंत्र शासक, अंतिम स्वतंत्र शासक थे रघुनाथ सिंह। लेकिन अगर अंतिम शासक पूछा जाता है तो जिसका उत्तर होगा मोहन सिंह। मैंने अभी आपको बताया कि कल्याण साय की जमाबंदी प्रणाली के अनुसार ब्रिटिश अधिकारी मिस्टर चिस्म ने छत्तीसगढ़ को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। शिवनाथ नदी के उत्तर की ओर रतनपुर शाखा और शिवनाथ नदी के दक्षिण में रायपुर शाखा। तो अभी तक हमने जाना रतनपुर शाखा के बारे में, कलचुरी वंश के रतनपुर शाखा के शासकों के बारे में। अब हम जानेंगे छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की रायपुर शाखा के बारे में। 14वीं सदी के अंत में वीर सिंह देव के शासनकाल में कलचुरी साम्राज्य का विभाजन हो गया, जिसकी मुख्य शाखा रतनपुर थी और गौड़ शाखा अर्थात दूसरी जो शाखा थी वह रायपुर में स्थापित की गई, जिसे लहुरी शाखा कहा गया था। रायपुर को किस शाखा के नाम से जाना जाता था? लहुरी शाखा के नाम से, जिसके संस्थापक थे लक्ष्मी देव। कहीं कहीं आपको केशव देव का भी नाम मिल जाता है, तो आप दोनों नाम याद रखें। अगर ऑप्शन में जो रहे वो आप टिक कर सकते हैं, और अगर आपको लक्ष्मी देव मिलता है तो सही आंसर यही होगा कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की रायपुर शाखा के संस्थापक थे लक्ष्मी देव। और इनकी राजधानी जो थी खलवाटिका अर्थात खल्लारी, जिसे भी हम खल्लारी के नाम जानते हैं, वह थी रायपुर शाखा की राजधानी। और वास्तविक संस्थापक माना जाता है लक्ष्मी देव को, लेकिन कलचुरी वंश के रायपुर शाखा के वास्तविक संस्थापक माना जाता है रामचंद्र देव को। रामचंद्र देव जो कलचुरी वंश के रायपुर शाखा के वास्तविक संस्थापक थे, जिन्होंने अपने पुत्र ब्रह्मदेव के नाम पर रायपुर शहर बसाया था। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रायपुर शहर किसने बसाया, जिसका उत्तर होगा रामचंद्र देव, जो कि कलचुरी वंश के रायपुर शाखा के वास्तविक संस्थापक थे। रामचंद्र देव के पश्चात उनके पुत्र ब्रह्मदेव ने
रायपुर शाखा में शासन किया। ब्रह्मदेव खल्लारी से राजधानी स्थानांतरित करके रायपुर को अपनी राजधानी बनाई। अभी तक जो राजधानी थी रायपुर शाखा की वह राजधानी थी खल्लारी, और खल्लारी से जो रायपुर राजधानी बनाई ब्रह्मदेव ने बनाई। यह क्वेश्चन से पूछा गया है। और 1409 में रायपुर में दूधाधारी मठ का निर्माण करवाया ब्रह्मदेव ने। फणी नागवंशी शासक मुनिदेव को पराजित किया ब्रह्मदेव ने। फणी नागवंश के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और 1415 में ब्रह्मदेव के शासनकाल में ही देवपाल मोची, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट है, देवपाल मोची। देवपाल मोची ने खल्लारी में खल्लवाटी का मंदिर का निर्माण करवाया। क्वेश्चन बनता है कि खल्लारी में खल्लवाटी का मंदिर का निर्माण किसने बनाया, तो जिसका उत्तर होगा देवपाल मोची। किसके शासनकाल में? रायपुर शाखा के शासक ब्रह्मदेव के शासनकाल में। ब्रह्मदेव के पश्चात शासन किया भुवनेश्वर देव ने। भुवनेश्वर देव रायपुर के किले का निर्माण करवाया। और भुवनेश्वर देव के पश्चात शासन किया अमर सिंह देव। अमर सिंह देव कलचुरी वंश के लाहौरी शाखा के अंतिम शासक, लाहौरी शाखा अर्थात रायपुर शाखा, तो कलचुरी वंश के रायपुर शाखा के अंतिम शासक थे अमर सिंह देव, जिसे मराठा शासक भास्कर पंत ने 1750 ईस्वी में हराकर रायपुर को अपने अधीन कर लिया। अब रायपुर पर भी क्या हो गया था, मराठा शासन की शुरुआत हो गई थी। आज के वीडियो में हमने जाना छत्तीसगढ़ में कलचुरियों के रतनपुर शाखा व रायपुर शाखा के सभी शासकों के बारे में। अगले वीडियो में हम जानेंगे छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल अनिस्क एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।